तो आज हम पढ़ेंगे एंटीनेटल केयर के बारे में। एंटीनेटल केयर क्या होती है, किसको दी जाती है और कब दी जाती है। तो एंटीनेटल केयर प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनको दी जाती है, कब दी जाती है। तो ये क्राइटेरिया अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग डिसाइड किया हुआ है। जैसे कि डेवलप कंट्री है उनमें प्लान प्रेगनेंसी होती है, मतलब वो प्लानिंग करके प्रेगनेंसी करते हैं। तो उनमें पहले से ही ये जैसे प्लान करते हैं उसी टाइम से हम उनको एंटीनेटल केयर स्टार्ट हो जाती है। उसी प्रकार हम देखें तो इंडिया है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उनमें क्या होता है, प्लान प्रेगनेंसी नहीं होती है उनमें, तो डायग्नोसिस होने के बाद में पता चलता है। तो उनमें एंटीनेटल केयर एज सून एज पॉसिबल जब ये डायग्नोसिस हो जाती है प्रेगनेंसी उसी टाइम हम एंटीनेटल केयर दे दी जाती है। इसमें क्या एंटीनेटल होती क्या है, क्या केयर होती है। तो एंटीनेटल केयर में हम प्रेग्नेंट लेडीज़ है उसको उसके कुछ एग्जामिनेशन करते हैं, उसको उसकी डाइट बताते हैं, उसको हम एडवाइस देते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको ये खाना है, ये पीना है। उसको बताते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हुई है तो आप में ये चेंजेस आएंगे, ये इमोशनली चेंजेस आएंगे, ये आपकी बॉडीज़ में चेंजेस आएगा, ये सब हम उसको बताते हैं। साथ ही हम उसको इम्यूनाइजेशन के बारे में बताते हैं। एंड आगे वाले अगर मान लो किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ में उसके प्रेगनेंसी में कोई रिस्क है तो उसको जो मतलब पॉसिबल जो रिस्क होते हैं उनके बारे में बताते हैं, ठीक है। और उनको मतलब कोशिश करते हैं ठीक करने की भी। तो पढ़ते हैं, continuous care provided during the period of pregnancy to ensure safe pregnancy and to avoid risk। क्या है, बोल रहा है कि कंटिन्यूस केयर प्रोवाइड की जाती है कब, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान कंटिन्यूस केयर प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि हम केयर क्यों करते हैं, ताकि उसका कोई भी रिस्क ना हो, कोई भी उसकी जो प्रेगनेंसी है उसका अच्छा हमें आउटपुट मिले। आउटपुट का मतलब हेल्दी बेबी एंड हेल्दी मदर, और उनमें दोनों में किसी भी प्रकार की अबनॉर्मलिटी ना हो, इसके लिए हम क्या देते हैं, एंटीनेटल केयर देते हैं। टू इंश्योर सेफ प्रेगनेंसी का मतलब यही होगा कि मदर सेफ एंड बेबी सेफ एंड टू अवॉइड रिस्क, कि किसी भी प्रकार की अबनॉर्मलिटी नहीं होगी। तो जो पूरी 9th मंथ कि जैसे ही उसकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई उससे लेकर 9 मंथ तक जो कंटिन्यूस केयर प्रोवाइड करते हैं हम इस पीरियड में, उसको एंटीनेटल केयर बोलते हैं। और ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, किसी भी प्रकार की अबनॉर्मलिटी या फिर रिस्क को कम करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए। ओके, अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव कि इस एंटीनेटल केयर के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वही ऑब्जेक्टिव होंगे कि हमें सेफ प्रेग्नेंट डिलीवरी करवानी है एंड सेफ बेबी को सेफ बाहर निकालना है। तो टू एंश्योर सेफ प्रेगनेंसी एंड सेफ डिलीवरी, कि जो प्रेगनेंसी है वो 9 महीने की वो भी सेफ हो, उसमें भी उसको किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब कुछ भी देखने को ना मिले, कुछ कि उसको किसी प्रकार की अबनॉर्मलिटी ना हो उसमें। सेफ डिलीवरी टू एंश्योर हेल्दी मदर एंड हेल्दी, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव साफ सही की है कि जो बच्चा है वो भी हेल्दी हो और जो उसकी माँ है वो भी हेल्दी हो। अब हम पढ़ते हैं कि एंटीनेटल केयर के एम्स क्या होते हैं। अब आप सोचोगे कि ये थ्योरी पढ़ा रहे हैं वो, क्योंकि इनमें से वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए ये पढ़ना ज़रूरी है। तो एम क्या है, एम ऑफ एंटीनेटल केयर, ठीक है, टू डिटेक्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसी। जैसे कि हम एंटीनेटल केयर दे रहे हैं, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मतलब प्रेगनेंसी में वो जो लेडी है वो हमारे पास आई एंटीनेटल केयर के लिए, हमने उसको डायग्नोसिस किया एंड उसके किसी प्रकार की क्या है अबनॉर्मलिटी है, उसके मतलब किसी भी प्रकार की जैसे एनटीडी है, ठीक है, एनटीडी मतलब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। तो हमें डिटेक्ट हो गया ना वो पहले ही किसी, क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, कोई एग्जामिनेशन करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, एडवाइस देते हैं, तो पहले ही वो क्या हो गई, डिटेक्ट हो गई। तो हम यदि पॉसिबल होगा तो उसका क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि टू डिटेक्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसी, कि हम
जो प्रेगनेंसी है उसमें कोई किसी प्रकार की रिस्क है या नहीं, डिटेक्ट करने के लिए हम ये मतलब इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं टू प्रिवेंट अबनॉर्मलिटीज़, कि अबनॉर्मलिटी को क्यों कैसे प्रिवेंट किया जाएगा। एनटीडी हो गया तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, फोलिक एसिड दे देंगे उसको, तो क्या हो गया, ये प्रिवेंट हो गया ना एक तरीके से, अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा कि जल्दी से डिटेक्ट हो गया। तो कोई भी चीज़ स्टार्टिंग से हमें पता चल जाती है तो हम क्या कर लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, टू प्रिवेंट, क्योंकि इसमें तो मतलब एंटीनेटल केयर में मतलब ये डे फिक्स होते हैं कि इस टाइम उसका फर्स्ट मंथली ये होगा, सेकंड में ये होगा, तो इनमें जो हर महीने में होगा तो ये मतलब डिटेक्ट हो जाएगी। तो अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, फिर क्या है, टू एजुकेट मदर अबाउट द प्रोसेस एंड द आउटकम पॉसिबल। इसमें क्या बोल रहा है कि मदर को, अब एंटीनेटल केयर में यही नहीं है कि हम उसको ऐसे करेंगे, ये कर उसका डायग्नोसिस ट्रीटमेंट, नहीं, हम जो मदर है उसको एजुकेट करेंगे कि प्रेगनेंसी में ये होता है, ऐसे होता है, एंड जो प्रोसेस ऑफ आउटकम पॉसिबल, कि जो उसका बेबी ठीक है तो हम उसको बता देंगे आपका बेबी एकदम ठीक है, आप भी ठीक हो, आप भी हेल्दी हो, वो भी हेल्दी है। बट अगर उसके बेबी है जो फीटस है उसमें किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी है तो उसको हम पहले बताएंगे, जो पॉसिबल है वो उसको बताएंगे। ठीक है, एजुकेट करेंगे उसको किस बारे में, कि ऐसे होता है, वो होता है, तो क्या है, एक बेटर मदर बन के आएगी आगे, वो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहेगी पहले से कि हाँ मेरे अंदर ऐसे चेंजेस आएगी, और वो एक्सेप्ट करेगी जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके उस मदरहुड को। उसमें जो हम पढ़ते हैं डिप्रेशन के, उसमें वो नहीं आएंगी। ठीक है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएगी। आगे देखते हैं, टू प्रोवाइड प्राइमरी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। क्या कर बोल रहा है, टू प्रोवाइड प्राइमरी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, उसको प्रोवाइड करते हैं अपन प्राइमरी प्रिवेंटिव केयर, जो केयर प्राइमरी होती है वो उसको हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में क्या है, टू डिस्कस एमटीबी मेथड पॉसिबल। अगर एमटीबी उसको बच्चे को कुछ भी बेबी को कुछ भी डिसअबनॉर्मलिटी है तो क्या करेंगे, हम उसको उसके साथ डिस्कस करेंगे कि एमटीपी करना होगा, मतलब ऑपरेशन करना पड़ेगा इस बच्चे का। ठीक है, तो ये हो गए इसके एम्स। आगे हम पढ़ते हैं इसके, देखिए आइडियली अब हम पढ़ेंगे कि एंटीनेटल केयर कब कब दी जाएगी। तो आइडियली देखेंगे हम तो क्या है, एंटीनेटल विजिट कितने होने चाहिए, 13 से 14। तो एक बात याद रखना, हमारे देश में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो आइडली होती है। आइडली मतलब जिसमें कुछ गड़बड़ नहीं हो, एकदम परफेक्ट, और ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो इसके अनुसार तो इसने बोल दिया कि 13 से 14 विजिट होनी चाहिए एंटीनेटल विजिट। और कब कब होने चाहिए, तो जो फर्स्ट मंथ है उससे लेकर 7th मंथ तक एक एक विजिट पर मंथ, मतलब एक फर्स्ट को मंथ को होगा, एक सेकंड को, एक थर्ड को, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 8th मंथ आएगा तो उसको 1 विजिट पर 2 वीक, उसको क्या करना है, एक विजिट करना है 15 दिन से या 2 वीक से। तो पूरे मंथ में कितने हो गए, 2। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है, 9th मंथ पे 1 विजिट पर वीक मतलब 4 विजिट इसमें हो गए, 2 विजिट इसमें हो गए, 7 विजिट इसमें हो गए, तो 13 से 14 विजिट आइडियली बताया हुआ है, मतलब जो परफेक्ट है। ये होते नहीं है, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में हो सकता है लेकिन यहाँ पे नहीं होते, पर आइडियली देखें तो 13 से 14 होने चाहिए। उसके बाद में है कि यदि अपन WHO के अनुसार देखें कि उसके अनुसार कितने एंटीनेटल केयर विजिट होनी चाहिए, तो मिनिमम विजिट 4 बताइए इसने बताया कि फर्स्ट विजिट है वो 16 वीक पे होना चाहिए, सेकंड विजिट है वो
24 से 28 वीक पे, और थर्ड विजिट है वो 32 वीक पे, एंड जो फोर्थ विजिट है वो 36 पे। ये इसने ये विजिट बता दी, वे वीक बता दिए कि इन पे ये होने चाहिए। इनमें क्या क्वेश्चन आ सकता है कि जो WHO है उसके अनुसार कितने मिनिमम विजिट एंटीनेटल विजिट होते हैं, मतलब तो 4 विजिट होते हैं। इनमें से आ गया कि इसमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत, तो आपको ये सब याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद में हम देखें कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या बोला था। ये WHO का पूरे विश्व वर्ल्ड के लिए हो गया, ये आइडियली हो गया। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला था। तो मिनिमम विजिट रिकमेंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ 3 विजिट। इसने 3 विजिट भी हो सकते हैं या मोर भी हो सकते हैं। फर्स्ट विजिट बताया इसने 20 वीक पे, सेकेंड विजिट बताया इसने 32 वीक पे, एंड थर्ड बताया 36 वीक पे। तो ये इन्होंने ये बता दिया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट विजिट है, जो हमने बोला कि फर्स्ट विजिट है बाय द क्लाइंट फॉर एंटीनेटल केयर, की जो क्लाइंट आएगा, जो लेडीज़ आएगी अपने पास फर्स्ट विजिट के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन विजिट या फिर बुकिंग विजिट बोलते हैं। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो फर्स्ट विजिट के लिए आएगी, फर्स्ट विजिट होगा उसका एंटीनेटल केयर के लिए, तो वो उसको रजिस्ट्रेशन या बुकिंग विजिट बोलते हैं। और जो ये केस होगा क्लाइंट वाला, तो इसको रजिस्टर्ड और बुकिंग केस बोलते हैं। ये दोनों टर्म याद रखनी है। फिर हम बोलते हैं कि हम एंटीनेटल केयर में बताते क्या है, लेडीज़ को बताते क्या क्या सजेस्ट करते हैं। तो उसको हम रिकमेंडेशन करते हैं डाइट के लिए, डाइट के बारे में बताते हैं। तो उसके लिए क्या कौन कौन सी डाइट होनी चाहिए, कैसी कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो रिकमेंडेशन, न्यूट्रिएंट आ गए, नॉर्मली कितने चाहिए वो आ गए, प्रेगनेंसी में कितने चाहिए और लैक्टेशन में कितने चाहिए, इस चीज़ के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो फर्स्टली बात करते हैं कैलोरीज़ की। कैलोरीज़ कितनी नॉर्मली होती है, 2200 किलो कैलोरी होती है। प्रेगनेंसी में ये बढ़कर कितनी हो गई, 2500 किलो कैलोरी हो गई, एंड ये लैक्टेशन में 2700 किलो कैलोरी हो गई। इस चीज़ को भी याद रखना पड़ेगा। फिर है प्रोटीन। तो प्रोटीन नॉर्मली होता है, वो कितना होता है, 50 ग्राम होता है। और यदि हम प्रेगनेंसी की बात करें तो ये 15 ग्राम बढ़ जाएगा। 50 तो है, 15 ग्राम और बढ़ जाएगा, ठीक है। और लैक्टेशन में बात करेंगे तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि लैक्टेशन जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उसके मिल्क में एल्बुमिन प्रोटीन होता है, ठीक है। तो उसके कारण उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब तो ये 50 तो है, 20 से 25 ग्राम और उसको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फ़ैट की। फ़ैट नॉर्मली 20 ग्राम चाहिए अपन को, प्रेगनेंसी में ये 30 ग्राम हो जाएगा, एंड लैक्टेशन में ये 45 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बोलते हैं कैल्शियम। कैल्शियम भी बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम कितना चाहिए, 500 मिलीग्राम। ये भी याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन इम्पोर्टेंट है, कैलोरीज इम्पोर्टेंट है, ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट है। कैल्शियम 500 मिलीग्राम, ये मिलीग्राम है। और प्रेगनेंसी में ये 1000 मिलीग्राम हो जाएगा, और लैक्टेशन में 1500 मिलीग्राम हो जाएगा। आयरन वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आयरन की बात करते हैं तो आयरन नॉर्मली होता है 20 से 30 मिलीग्राम, ठीक है। ये मिलीग्राम में है दोनों, मिलीग्राम। प्रेगनेंसी में 40 मिलीग्राम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक स्टार लगा लो इस चीज़ के, 30। लैक्टेशन में ये 30 मिलीग्राम होता है। क्यों, क्योंकि मदर का जो मिल्क होता है ना, वो आयरन डेफिशिएंसी होता है, उसमें डेफिशिएंट होता है, क्योंकि उसमें मिल्क होता ही नहीं, तो उसमें चाहिए ही क्यों अपन को। तो ये प्रेगनेंसी में 40 हो जाता है, लेकिन वापस लैक्टेशन में 30 होता है। लिख भी रखा है, बिकॉज ऑफ मदर मिल्क इज़ आयरन डेफिशिएंट। उसमें आयरन होता ही नहीं है उसके मिल्क में, तो अपन को चाहिए ही क्यों, ये बात बोली गई है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि आयरन को कब देना चाहिए। आयरन को देते हैं आफ्टर 16 वीक, मतलब देते नहीं है कि आयरन आफ्टर 16 वीक के बाद में कितना दे रहे हैं, 100 मिलीग्राम, 180 डेज तक देते हैं। एलिमेंटल
जो आयरन होता है 100 मिलीग्राम में कितना होता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि 100 मिलीग्राम टेबलेट है या आयरन की एक टेबलेट है, उसमें एलिमेंटल आयरन कितना होता है, तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है। फोलिक एसिड मैंने बताया था ये किसको प्रिवेंट करता है, NTD न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो इसको यदि हम प्लांट प्रेगनेंसी है तो पहले से दे देते हैं, और यदि प्लांट नहीं है तो ये उसको बाद में देते हैं। तो ये इसकी ज़रूरत कितनी होती है, 400 माइक्रोग्राम। लेकिन 400 माइक्रोग्राम की क्या है, कोई टेबलेट अवेलेबल नहीं होती, तो इसको प्रोवाइड कराते हैं अपन 500 मिलीग्राम। ठीक है। बिफोर 1 मंथ कंसीव्ड, कि कंसीव होने से 1 मंथ पहले। ठीक है। अब अपन आगे पढ़ते हैं कि ए लेडी विथ, ये विथ है, ए लेडी विथ हिस्ट्री ऑफ NTD बेबी। देखो जैसे कि उसके कोई जिसके लेडी है उसको ना NTD हिस्ट्री है, उसके NTD बेबी है उसके, तो उसको 6 वीक प्रायर ना प्रायर टू प्लांट प्रेगनेंसी उसको 6 वीक पहले दे देते हैं। ठीक है। आयरन टिल 3 मंथ आफ्टर, आयरन को लास्ट मतलब जब डिलीवरी हो गई उसके 3 मंथ तक अपन को ना और आगे क्या देनी है, आयरन देना है। आयरन क्यों देना है, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा उसका। ब्लड लॉस को एनीमिया से बचाने के लिए उसको, या फिर अपन बोल सकते हैं उसके BP को कंट्रोल करने के लिए, या फिर अपन बोल सकते हैं उसके जो उसमें आयरन की डेफिशिएंसी ना आ जाए उसके लिए अपन उसको 3 महीने तक लगातार क्या करवाते हैं, ये करवाते हैं आयरन की टेबलेट उसको, आयरन सप्लीमेंट उसको देते हैं। अब यहाँ पे अपन एक इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं कि आयरन की टेबलेट को कभी भी कैल्शियम के साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि आयरन क्या करता है, ये कैल्शियम क्या करता है, इसके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है। ठीक है। आयरन की टेबलेट को हमेशा विटामिन C के साथ देना चाहिए। विटामिन C के साथ कैसे देंगे, मतलब यदि अपन टेबलेट नहीं देना चाहते तो विटामिन C किस किस में होता है, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इन सारी चीज़ों में ये होता है, आंवला हो गया। तो यदि विटामिन C ऐसे ले रहे हो तो ठीक है, यदि ऐसे नहीं ले रहे हो तो विटामिन C की टेबलेट ले लो, और उससे क्या होगा, आयरन का अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ये 2 टर्म्स भी आपको याद रखनी है। थैंक यू। अगले वीडियो में अपन आएंगे दूसरे वीडियो के साथ।